और फिर से आप लोगों के सामने समक्ष। तो जैसा कि हमने 5-6 दिन पहले के अनाउंसमेंट की थी कि लूसेंट का सॉल्यूशन हम करेंगे। लूसेंट 50% बच्चों का रेस्पॉन्स बोला था, लेकिन जितने बच्चों का रेस्पॉन्स आया वो पॉजिटिव आया है, चाहे वो 5 हो 10 हो कुछ भी हो, उनको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो उन्हीं के लिए क्लास शुरू की है। और अगर जो बच्चा नया है वो ये सोचता है कि इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो ऐसा नहीं है। वीडियो मत देखो, क्वेश्चन हम करेंगे और आपकी पहली बार हम 2 मिनट वेस्ट करेंगे, नहीं तो हमारा सीधा टॉपिक शुरू कर देते थे। ल्यूसेंट का हम सॉल्यूशन क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले हमारे नेशनल जीके जो 15 नंबर की आती है, 15 से 16 भी हो सकते हैं क्वेश्चन, 17 भी आ जाते हैं कई बार, लेकिन 15 ऑन एन एवरेज, 15 में से 15 के क्वेश्चन सारे के सारे आपके लूसेंट से उठते हैं। इस बात का मैं चैलेंज कर सकता हूं। अगर कोई इसको गलत प्रूव कर दे तो हम सारी वीडियोस डिलीट कर देंगे। 15 अगर आप याद रख सकते हो तो 15 में से 15 भी आ जाएंगे अगर ये क्वेश्चन की सीरीज देखोगे। पर डे हम 200 क्वेश्चन की वीडियो, ये वीडियो कितनी लंबी बने 200 क्वेश्चन एटलीस्ट हम कवर करेंगे। फास्टली पढ़ाएंगे, जहां पे छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा कॉन्सेप्ट बता देंगे, बाकी कॉन्सेप्ट सारा क्लियर नहीं हो सकता। हाँ इतना श्योर है, जिस बच्चे ने ये बुक खरीद रखी है, हमने उसी दिन बताया था, इसीलिए इतना टाइम, ये बुक परचेज कर लो। नहीं है तो पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, नोट डाउन करो इनको, किस टाइप से करना है वो और देख लो। सबसे पहले मैंने पढ़ाई सिंधु घाटी सभ्यता, तो अपना ऐसा लिख लिया, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं लिखने। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका टाइम पीरियड मैंने बोल दिया 2500 से 1750, इतना लिख लिया। फिर थोड़ा सा गैप छोड़ दो, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो इसका जिक्र बार बार होगा। फिर इसे और प्रचलित क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता। सभ्यता आपका लिख के प्रचलित नाम, इतना लिख लिया। फिर आएगा आगे इसका कि खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। आपको कम लिखना पड़ेगा, ज्यादा मेरे से सुनोगे, मैं भी एक आधी बात लिखूंगा, ज्यादा मैं भी नोट डाउन नहीं करूंगा, आपको बताऊंगा, बस आप लिख लेना। बस इतना बताया, आप इस टाइप से नोट डाउन कर लेना। आपका रिवीजन कम से कम टाइम में होगा, ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर करोगे। तो आज हम ऑफिशियल नंबर ऑफ पेजेस की बात करें तो 8-9 पेज है, उसमें 170 प्लस क्वेश्चन है, लेकिन हम उससे में भी 300 क्वेश्चन भी निकाल लें। वो क्वेश्चन लिखने नहीं है जो बिल्कुल नॉर्मल है, बस आप सुन लेना। तो चलिए आज शुरू करते हैं, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हरियाणा जीके के लिए जितना भी डर है बच्चों को कि सर आपकी बुक बता दो, ये बता दो, ये कहाँ से डाटा पढ़ते हो, तो सारा कुछ बता देंगे। अगर मैं चाहूँ तो ये भी बता दूं कि टाइम टेबल कैसे, अगर आप चाहते हो तो आप लास्ट 21 दिन में, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी होती है, कोई भी मैच अगर हमें जीतना हो तो रणनीति बनानी बहुत जरूरी, वो बता देंगे। आप सुबह पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ो। लोग क्या है वो अपने हिसाब से बताते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट जो ज्यादातर बच्चे फॉलो करते हैं, एस्पिरेंट। तो चलिए शुरू करते हैं, फास्टली करेंगे। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, बस इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लो, उसके बाद हम कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे। जैसे ये हमारा इंडिया है, ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे ये पाकिस्तान की रावी नदी, यहाँ पे है बलूचिस्तान मान लो आप। तो यहाँ पे एक पॉइंट, जम्मू कश्मीर में मांडा नामक जगह से नीचे साउथ में आगे महाराष्ट्र में दाइमाबाद, फिर यहाँ बलूचिस्तान से शुरू हो जाओ, यहाँ पे यूपी में हिंडन नदी। ये पूरा वर्टिकली हॉरिजॉन्टली एक एरिया है, 1600 किलोमीटर तो, और आपका 1400 किलोमीटर वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ये सारा का सारा एरिया, इसमें एक जगह मिली थी सबसे पहले 1921 में, हड़प्पा नामक जगह। कहाँ मिली थी? आपकी सिंधु नदी के किनारे। तो ये 2 कारण थे, पहला स्थल मिला हड़प्पा, नदी सिंधु, तो इसके 2 नाम हो गए, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। बस अब इसी पे हमारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन चलेंगे आज सारे। प्राचीन इतिहास जो था, सिंधु घाटी सभ्यता, एरिया पूछ सकता है कितना था, 1600 और 1400 किलोमीटर का। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका अगर टाइम पीरियड पूछे तो पहला क्वेश्चन है, अगर आपके पास ये बुक है तो आप एक हाईलाइटर ले लो या फिर एक पेन से हाईलाइट करते रहना। मेन बच्चों की प्रॉब्लम यही थी, वो बुक ले आते हैं, सॉल्यूशन नहीं करते। जी मॉक टेस्ट लगा लेंगे, 1-2 लगाया, स्कोर अच्छा नहीं हुआ, छोड़ दिया। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि बस पढ़ के सुना दिया, एक एक क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, लेकिन है ऐसा
कि आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट क्लियर हम नहीं करवा सकते, क्योंकि 21 दिन हम क्लास चलाएंगे बस, और बाकी अनाउंसमेंट आगे देख लेना। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल टाइम, मतलब टाइम पीरियड पूछा इसने, तो 2500 से लेके 1750 तक हड़प्पा का टाइम पीरियड था ईसा पूर्व। HSSC से मानती है 2350 से 1750। ये ऑप्शन में होगा तो ये नहीं होगा, सबसे पहले इसको प्रेफरेंस देनी है। दूसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 2500 से 1750 तक थी, वो किसके समकालीन नहीं थी कि उसके टाइम पीरियड में और कौन सी सभ्यता नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता इसके टाइम पीरियड में नहीं थी। बाकी आपकी मिस्र की सभ्यता भी उसी टाइम थी। मिस्र की सभ्यता थी आपकी 3150 के अराउंड। तो ये 2500 समकालीन ऑन एन एवरेज ऐसा है कि जैसे आप 16 साल के हो तो कोई 25 साल का तो आपका समकालीन माना जाएगा। 3150। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तृत क्षेत्र है, तो क्षेत्र देखो, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे बलूचिस्तान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान। तो यही ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं लास्ट का हमारा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध व बलूचिस्तान। सिंध नदी है इसलिए सिंध। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा आपका अगर किसी बच्चे को पता है, नहीं तो बाद में बताएंगे आपको वीडियो के लास्ट में। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि छोटी छोटी बातें HSSC पूछ लेती है। जब हरियाणा का बसई वेस्टलैंड पूछ सकती है तो सुरकोटदा क्यों नहीं पूछ सकती? और अगर कोई बच्चा CHSL का दे रहा है तो ये क्वेश्चन से एजिटी आते हैं। हर क्वेश्चन के नीचे जैसे JRF में आया कोई क्वेश्चन, SSC, MTS सभी में, CGL ज्यादातर आए हैं UP, PCS आपका छत्तीसगढ़ PCS में। कालीबंगा नामक जगह, हड़प्पा कालीन कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में, हनुमानगढ़ के पास कालीबंगा। ज्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता जो थी 2500 से लेके 1750, बार बार इसलिए बोले क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आता आपका, गलत ना हो। जो 2500 से 1750 सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें जो उनके सिक्के थे, जैसे आज हमारे सिक्के लोहे के हैं ज्यादातर, तो उस टाइम किसके थे? तांबे के। और एक आप गांठ बांध रहे एक बात को, इन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी। तो कोई भी क्वेश्चन किसी फॉर्म में आ जाए कि इनमें से कौन सा सही है, तो लोहे की जानकारी नहीं थी, इस पर टिक कर देना बंद करके। कौन किस चीज की जानकारी नहीं थी? लोहे की। किसके अवशेष नहीं मिले? लोहे के। इस टाइप से आपको कंफ्यूज करेगा बस, तो ये आप नोट डाउन कर लेना। किस युग की थी? कांस्य युग की, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को। और कौन सा युग कहते हैं? कांस्य युग। आपका तांबा और ये कांस्य वगैरह सबसे ज्यादा कब मिला? सिंधु घाटी के टाइम, तो कांस्य युग भी से कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? आपने मोहनजोदाड़ो अगर मूवी देखी है, मोहनजोदाड़ो हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहीं पे एक मोहनजोदाड़ो नामक शहर मिला, जो कि सबसे बड़ा व सबसे आधुनिक शहर था। तो उसमें वो ज्यादातर उस मूवी में दिखा रखा कि व्यापार करते थे वो लोग, गरीब लोग उनसे अपना सामान बेचते थे और वो फिर उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट उस टाइम भी करते थे। तो मोहनजोदाड़ो या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में ज्यादातर लोग व्यापारिक थे। एक और पूछ लेता कि उनकी मजबूती क्या थी? इसके आंसर इस कई जगह दे रखा है, कृषि। कृषि वहां के लोगों का मुख्य वो था, बाकी व्यापारियों का तो व्यापार ही असली वो था ताकत। बाकी कई जगह कृषि भी दे रखा है। हड़प्पा सभ्यता के लोग निवासी थे कहाँ के? शहरी। व्यापार कहाँ होगा? याद रख लेना, कंफ्यूज मत हुआ करो। शहर में व्यापार होगा, गांव में व्यापार थोड़ी होगा, क्योंकि जहां व्यापार होता है उसी को शहर बना देते हैं। जैसे आपका झज्जर में सहज बन रहा है तो वहीं पे मॉडल टाउन बना देंगे। सहज मतलब 28 सहज आपकी झज्जर में, वो बाद में देखेंगे। सिंधु घाटी में घर किसके बनते थे? आज बनते हैं ईंटों के। उसी टाइम आज भी अगर अवशेष मिलते हैं तो ईंटों के घर मिलते हैं। इसकी खोज किसने की थी हड़प्पा की? 1921 में दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। एक और था RD बनर्जी, राखलदास बनर्जी। किसके कहने पे की थी इन दोनों ने? सर जॉन मार्शल जॉन मार्शल के कहने पे। बाकी क्वेश्चन आगे भी आ जाएंगे, देख लेंगे। सिंधु सभ्यता का जो पतनगर बंदरगाह कहाँ की है? ये बंदरगाह देखो, भारत का मैप, तो जो गुजरात है, यहाँ की जो लोथल नामक जगह है, तो यहीं पे फेमस बंदरगाह। अगर आपको ये सही मिलाने वाले पूछे तो लोथल एक बंदरगाह थी, याद रखना आप।
पैमाने की खोज ने किसने यह साबित किया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मापतोल है। तो मापतोल कहाँ होगा, जैसे बंदरगाह पे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं हमारा सामान, तो नाप तोल के देंगे, न ज्यादा न थोड़ा। तो मापतोल कहाँ था, लोथल में। तो यहीं से हमें ये जानकारी मिली कि वहां के लोगों को मापतोल का पता था। हड़प्पा समाज के किन वर्गों में विभक्त थे, मतलब कौन कौन सी कैटेगरी थी उनकी। विद्वान लोग, बड़े बड़े पुजारी वगैरह भी थे, योद्धा भी थे लड़ने वाले, व्यापारी तो थे ही मेनली, वह काम करने वाले श्रमिक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वहां पे पूजा पाठ की जाती थी सबसे ज्यादा। आगे देख लेना, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम, दूसरा क्या नाम से हम बोलते हैं आपकी हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी के लोगों का सही चित्रण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। देखो अगर आपको आज अवशेष मिले राखीगढ़ी में, तो यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ है, सिंधु घाटी का अगर वो है तो यहाँ पे देवी की मूर्ति भी मिलेगी और देवता की भी। तो ये देवता ये सही है हमारा। उनके विशाल महल और मंदिर थे, कभी विशाल महल मंदिर हमें नहीं मिले। देवता व देवी की मूर्ति जरूर मिली है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग, रथ हमें मिला ही नहीं, एक हमें आपका बाद में मिला था, वो सिंधु घाटी सभ्यता से आगे मिला था। बाकी सिंधु में सिर्फ देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। HSSC में आएंगे क्वेश्चन, ये मत सोच लो कि बोर हो रहे, पहले दिन ये लगेगा इतने क्वेश्चन कैसे करेंगे, फिर आप खुद कमेंट सेक्शन में बताओगे कि डेली वीडियो जल्दी से जल्दी हमें 2-3 प्रोवाइड करो। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो पशुपति का सम्मान आरंभ कब हुआ, हड़प्पा सभ्यता में। खोज पूछ ली दोबारा 1921 में। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी के थे, वो उचित समतावादी। देखो मैं बोल रहा हूं, उसी को फास्टली सुनो और लिखो, थोड़ा सा अगर पीछे छूटता हो तो वीडियो पीछे करो। उचित समतावादी हड़प्पा सभ्यता लोग, सीधी बात है यही से। बड़े बड़ी लाइन नहीं बना ली, और अपनी हाईलाइटर जरूर रखना, जो मैं ये बोलूं मोस्ट इंपोर्टेंट उसको उसी टाइम हाईलाइट कर लो वीडियो पीछे करके। अब देखते हैं सिंध का नकलिस्तान या फिर बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है। मोहनजोदाड़ो को, मोहनजोदाड़ो को सिंध का नल खलिस्तान, सिंध का नल खलिस्तान। आप देखो ऐसे कंफ्यूज हो सकते हो, सिंधु नदी थी रावी नदी के, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी हमारी, नहीं जो हड़प्पा, वो सिंधु नदी के किनारे थी। आपकी मोहनजोदाड़ो रावी नदी के किनारे। नहीं थोड़ा वो बोल दिया, सिंधु नदी के किनारे थी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा रावी नदी के किनारे थी। बस तो यहीं पे क्वेश्चन था कि सिंध का नल खलिस्तान आपका मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार, हम जो ट्रायंगल बोलते हैं उस शेप का है। हड़प्पा का जो हमें अवशेष मिले थे तो ट्रायंगल शेप का हमें मिला था। अब यहाँ पे सही मिलान कर लें, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदाड़ो सिंध नदी के किनारे, लोथल जो आपका भारत में है गुजरात में, वो आपका भोगवा नदी, कालीबंगा जो हमारा फतेहाबाद इस साइड बनावली मिली थी, सारी किसके किनारे थी, घग्गर नदी के किनारे। हरियाणा का संबंध है घग्गर, सिरसा में ओटू बैराज। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत हरियाणा में मिले हैं आपके बनावली में, लेकिन इंडिया लेवल पे पूछे तो जुते हुए खेत मिले कालीबंगा राजस्थान, जहां पे काली चूड़ियां मिली थी वह जुते हुए खेत। तो जुते हुए खेत वो काली चूड़ियां कालीबंगा। इसलिए मैं ज्यादा नोट डाउन नहीं करना चाहता, क्योंकि आपका 2 से 3 मिनट अगर यहाँ वेस्ट हो गए तो फिर बहुत ज्यादा बुरा लगता आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको अब सिर्फ समझा दिया था कि जो फास्ट पढ़ा है उससे पढ़ो बस, बाकी जो चित्र बनाए आपको समझाए, मजे आएंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं आपको सोल्व होंगे एग्जाम में। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण, ईंटों का अलंकरण कालीबंगा में, यहाँ पे पकी हुई चूड़ियां भी मिली थी और इससे ये स्पष्ट हुआ था कि यहाँ पे ईंटें भी पकाई जाती थी। मोहनजोदाड़ो कहाँ से थी, सिंध, सिंध कहाँ पे है, पाकिस्तान, तो मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान। आपका सबसे जो ग्रेट बात मानसनानागार जिसे बोलते हैं, मोहनजोदाड़ो में मिला था।
बचपन से पढ़ रहे हैं मानस नानागार, कितना था 10-12 फीट का, इतने आपके कमरे होते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के, मतलब जो हमारे देवताओं के देव जिसे शिव जी जिसे बोलते हैं, तो अध शिव या फिर आदि शिव, इनका चित्रांकन सबसे ज्यादा मिलता है आदि शिव। तो आप ये मान लेना देवों के देव महादेव का सबसे ज्यादा चित्रण है। हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में कौन सा है? बनावली हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात में। मोहनजोदाड़ो को क्या कहा गया? मृतकों का टीला। अभी बोर हो रहे होंगे आप, मानता हूं, लेकिन जब एग्जाम दे के आओगे एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे, 15 में से 12, 13, 15 क्वेश्चन भी ठीक करते हो, उस दिन आके थैंक यू जरूर लिखोगे, देख लेना। क्योंकि हम सिर्फ आपको ये बुक इसलिए रेकमेंड करते हैं, सबसे ज्यादा और सबसे कम गलतियों वाली बुक जो है, और एज इट इज क्वेश्चन उठाती है, ऑप्शन भी चेंज नहीं करती, इससे ज्यादा हिंट मैं आपको नहीं दे सकता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, और क्या कहते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, सिंधु नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता। लोथल सभ्यता नहीं, मोहनजोदाड़ो सभ्यता नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हड़प्पा, इसका ऐसे लिख लेना सिंधु घाटी सभ्यता, बस कौन सा नाम भी यूज कर ले, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सैंधव स्थलों के उत्खनन में प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्तीकरण, मतलब उस टाइम में सबसे ज्यादा कहीं भी पूछे तो बैल का, क्योंकि जो लोग किसान थे वो अपना सामान लेके जाते थे, हल चलाते थे, व्यापारी थे वो भी अपना सामान भेजने के लिए बैल का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, बड़े बड़े महल उस टाइम 90 डिग्री पे वो जो एंगल बनाते थे, मतलब रोड वगैरह, तो उसके लिए वो जाने जाते हैं, जो अमेरिका ने बाद में अडॉप्ट किया है वो सारी चीजें। कौन सा स्थान भारत जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत में है? हड़प्पा नहीं, हड़प्पा आपका पाकिस्तान में है, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में, लोथल हाँ भारत में है, इनमें से कोई नहीं, ये गलत है आपका लोथल। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर? तो हड़प्पा, आज पाकिस्तान में, लेकिन 1921 में भारत में था ये, दयाराम साहनी, तो भारत में हड़प्पा। हड़प्पा के बाद आपका मोहनजोदाड़ो। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य ये है कि लोहे से परिचित थे, वो परिचित नहीं थे, तो ये आपका गलत हो गया। बाकी नगर में नालियों में सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये आपका सही है। व्यापार और वाणिज्य में उन्नत दशा थी, व्यापार करते थे, मातृ देवी की जो उपासना करते थे, लेकिन लोहे से परिचित थे, ये गलत है, वो परिचित नहीं थे लोहे से। कांस्य युग से बोला जाता है। तांबे का सबसे ज्यादा प्रयोग, बैल के सबसे ज्यादा अंकित मोहरे। अब देखना आपका सुमेलित कीजिए इनको, जैसे शुरू में बताया था। सिंधु घाटी की उत्तर सीमा ऊपर क्या था? मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिणी दाइमाबाद महाराष्ट्र, पूर्वी सीमा आपका पूर्वी ईस्ट में आलमगीरपुर बोल देते हैं, या फिर हिंडन नदी आपका उत्तर प्रदेश, आपका पश्चिम में बलूचिस्तान या फिर पाकिस्तान। मांडा किस नदी के किनारे था? जो जम्मू कश्मीर में मांडा आपका चेनाब नदी के किनारे। चेनाब नदी उसमें भी थी जो हमारे पंजाब को 5 नदियों का आप बोलते हैं पंजाब, झेलम, चेनाब, व्यास, रावी, सतलुज। तो आपसे एचएसएससी पूछ सकती है इनमें से कौन सी नदी अब पंजाब में नहीं है? तो पंजाब में सिर्फ 2 है, आपकी व्यास व सतलुज, बाकी ये तीनों आपकी पाकिस्तान वाले पंजाब में है। हड़प्पा में जल प्रबंध प्रणाली का कहां से पता चला? जल प्रबंध प्रणाली का लोथल से। बाकी सभी घरों में जो कुएं थे वो मोहनजोदाड़ो में हर घर में कुएं, घरों में कुएं, लेकिन जल प्रबंध प्रणाली का हमें पता चला आपका लोथल से। लोथल आपका, एक सेकंड, जल प्रबंध प्रणाली का पता, एक सेकंड, कालीबंगा में काली चूड़ियां थी, लोथल में बंदरगाह, धोलावीरा जहाँ पे खेल स्टेडियम मिला, ये करेक्ट कर लेना आप, धोलावीरा होगा इसका राइट आंसर। तो धोलावीरा जहाँ पे अब खेल का सबसे बड़ा स्टेडियम मिला है। और हड़प्पा का सबसे बड़ा अगर साइट पूछे तो आपकी राखीगढ़ी हिसार, एशिया का सबसे बड़ा टीला है वो। अब देखना बर्तनों में उस सभ्यता में ज्यादातर किस
रंग के बर्तन। आज हमारे जैसे घरों में जो मटके वगैरह किस कलर के हैं? लाल। तो उस समय भी आज आप बस इससे कोरिलेट कर लेना कि वो ईंटें पकाते थे तो ईंटों का कलर कैसा होता था? लाल। ज्यादा पकाते थे तो इसके लिए घड़े भी उनके लाल रंग के। सिंधु घाटी सभ्यता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट कर लेना। कौन सी हिस्ट्री के थे? कौन से काल के? आदि ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड। सिंधु घाटी की जो सभ्यता में विकसित व्यवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं? मोहनजोदाड़ो। किन दो भारतीयों को श्रेय जाता है? राखलदास बनर्जी व दयाराम साहनी। रंगपुर, जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर आपकी महाराष्ट्र में है। जो नहीं, रंगपुर मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपका एग्रीकल्चर में जो एक सिट्रस या फिर जिसे आप संतरा जैसे फल को बोलते हो, तो उससे एक संबंधित टर्म है। कौन सा मतलब शब्द है आपका? रंजपुर या फिर रंगपुर लाइम, ये एक रूट स्टॉक होता है, तो वो सिट्रस के लिए होता है। आपको एग्रीकल्चर में देख लेना, पढ़ा देंगे अच्छी तरह से। दयाराम साहनी। रंजपुर कहाँ का समकालीन सभ्यता कहाँ की थी? सौराष्ट्र की। जो रंगपुर जहाँ की सभ्यता हड़प्पा के समकालीन थी, तो सौराष्ट्र की। किसके कहने पे पुरातात्विक जो खुदाई के प्रभारी थे, इसको ऐसे घुमा रखा है क्वेश्चन को कि प्रभारी कौन थे? तो वो सर जॉन मार्शल जो थे, उन्होंने ही राखलदास बनर्जी व दयाराम साहनी को कहा था इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 48 पे पहुंच गए हैं। देखो, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो मैंने बताया था कि व्यापार के लिए वो ज्यादातर लोग बैल का प्रयोग करते थे, तो मेसोपोटामिया में भी बैल के लक्ष्य वो मिले हमें, और आपके सिंधु घाटी सभ्यता उनकी व्यापारिक संबंध थे। जैसे आज अगर टाटा के ट्रक्स चल रहे हैं, मान लो एक बार फॉर एग्जाम्पल इंडिया से हमारे अमेरिका जाते हैं, कल को सब कुछ खत्म हो गया, तो यहाँ पे लोहे के जैसे ट्रक वगैरह, टाटा ट्रक, आगे कोई सभ्यता आई जो लोग उन्होंने किया, तो वो कहते हैं कि अमेरिका और भारत का व्यापारिक संबंध था। क्यों था? यहाँ पे भी टाटा के ट्रक्स थे और यहाँ पे भी, तो वही बात है, बैल के जो वो मिले हैं उससे हमें ये पता चला है। सिंधु घाटी में लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजिए जो समुद्र पे नहीं था, बाकी लोथल भी था, बालाकोट भी था, सुरकोटदा। एक तो आपका पंजाब में वर्तमान समय में, एक आपका जो गुजरात में। और कोई स्लिप ऑफ टंग हो तो आप मेंशन कर देना, क्योंकि इंसान है, गलतियां सबसे होती हैं, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदाड़ो की क्या मानी गई है? मानसनाना घाट, जो आपका द ग्रेट बाथ। हड़प्पा कालीन लोगों के नगरों में या फिर घरों में विन्यास में कौन सी पद्धति अपनाई गई? ग्रिड पद्धति। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में कर लेना, ग्रिड पद्धति, क्योंकि इस बुक में जो क्वेश्चन 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और 20% जो आ सकते हैं, और HSSC का यही दिमाग है, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव से जो लेटेस्ट एडिशन होता है, ऑप्शन के नंबर भी चेंज नहीं होते। अब देखना, सही मिलान दे रखे हैं। लोथल से क्या मिला? गोदीवाड़ा या फिर आपकी बंदरगाह। कालीबंगा से जूता हुआ खेत। धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनावली से हमारे हरियाणा के फतेहाबाद है, पकी हुई ईंटें। पूछ सकता है बनावली, RS बिष्ट ने जिसकी खोज की थी हरियाणा में, ठीक है। बनावली क्या मिले हैं? पकी हुई ईंटें। देखो इतना संबंध है। कालीबंगा यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे काली चूड़ियाँ, काली पकी हुई ईंटें, जुते हुए खेत मिले हैं, यहाँ भी मिले हैं, तो इनके संबंध है। इसी तरह हमारे सिंधु घाटी व मेसोपोटामिया के संबंध थे। निम्नलिखित में से पशु में से किसका एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा शिलाकृतियों के निरूपण में अंकन नहीं था? ये पूछना चाहता है कि कौन सा वो जानवर था जिसका आपका अंकित नहीं किया गया चित्र। तो आप कभी भी पढ़ लेना, 2 जानवर याद रखो बस, शेर, गाय। उनको किस जानवर की जानकारी नहीं थी? गाय की। किस जानवर की और जानकारी नहीं थी? शेर की। किसके चित्र नहीं थे? गाय के। किसके नहीं थे? शेर के। तो ये 2 जानवर हैं। किसी तरह घुमाए क्वेश्चन को। हड़प्पा निवासी किस धातु से प्रचलित नहीं थे? वही क्वेश्चन फिर आ गया, लोहे से वो प्रचलित नहीं थे।
ये बार बार इसलिए हो रहे हैं अलग अलग एग्जाम में। अब जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा यूपीपीसीएस 2016 का क्वेश्चन है ये। किस स्थल से युगल समाधान है, मतलब डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिलता है? लोथल से। लोथल जो आपकी गुजरात में है। ग्रीक या यूनान के लोगों ने जो कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। आप थोड़ा सा समझो, सिंधु क्षेत्र। आप ये सभी जानते हो कपास के लिए अच्छे पानी की जरूरत है। काली मिट्टी व पानी, 5 से 6 पानी भी देने पड़ते हैं। तो ग्रीक व यूनानियों ने, जैसे आज के टाइम में कॉटन, किसी कॉटन को बोलते हैं कॉमर्शियल क्रॉप, मतलब व्यापारिक फसल। तो उस टाइम में भी जो कॉटन थी उसको क्या बोला गया है? उसका नाम दिया गया सिंडन। तो सिंडन किसका नाम है? कपास का। हड़प्पा में तांबे का रथ दैमाबाद। तो तांबे का रथ पूछे दैमाबाद कहां पे है? महाराष्ट्र में। अब है हड़प्पा में किन किन धातुओं का आयात करते थे? आयात देखो, हम अगर पेट्रोलियम का आयात करते हैं कहीं से तो हम नो डाउट हम कच्चा माल बेचते भी हैं। तो इसी का आंसर आपका चांदी का वो मतलब निर्यात भी करते थे, आयात भी। इसी तरह टिन व सोना, हर चीज का हम जब तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों नहीं करेंगे तो हम हमारे प्रोडक्ट की जानकारी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल MI का स्मार्टफोन है, MI का तो हम इंपोर्ट करवा रहे हैं चाइना से। और माइक्रोमैक्स को हम यहाँ यूज नहीं कर रहे, लेकिन अन्य देशों में माइक्रोमैक्स यूज हो रहा है। या फिर हमारे जो प्रोडक्ट है सस्ते दाम पे वो आज भी ले जा रहे हैं और हम इस बात को समझ नहीं पा रहे। तो आपका चांदी, टीन, सोना सारी चीजों करते थे। हड़प्पा कालीन भवन सामग्री का निर्माण की आयात कहां से मंगवाते थे? हिंदू कुश क्षेत्र से। हिंदू कुश क्षेत्र, हिंदू कुश क्षेत्र। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल आपका मुंडीगाक व अफगानिस्तान की सभ्यता पूछी है। तो हड़प्पा को छोड़ के दोनों आपकी मुंडीगाक व सुरतोगोई दोनों आपकी हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से थी। इसने पूछा है अफगानिस्तान में जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान और भारत तक थी। कौन से नगर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे? लोथल बिल्कुल था। बालाकोट पढ़ा था थोड़ी देर पहले, वो आपका कुंतासी, तीनों थे। मोहनजोदाड़ो में प्राप्त पशुपति शिव का या फिर आदि शिव मूर्ति किन किन जानवरों का अंकन था? हाथी का भी था, गेंडा व भैंस का भी था, हिरण का भी था। बस आप शेर और बैल, शेर और गाय को बार बार लिख रहा हूं, शेर व गाय, इनका जो चित्र अंकित नहीं था। पुजारी की जो प्रस्तर मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो मूवी आप मेरे कहने से यूट्यूब पे मतलब उसका ये देख लेना, जो अगर नहीं देखी कभी हाईलाइटेड, या फिर उसका ट्रेलर देख लो यूट्यूब पे 10-15 मिनट का। तो वहां पे पुजारी की मूर्तियां भी मिली थी। पुजारी उस टाइम जो पुजारी की बेटी थी उसी से ऋतिक रोशन ने शादी की थी। तो पुजारी जो कि विद्यमान थे वहां के उत्सुरग। मोहनजोदाड़ो के जो राजा थे किंग प्रिस्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है। किंग प्रिस्ट, राजा प्रिस्ट। मोहनजोदाड़ो जो आपका पाकिस्तान में है, म्यूजियम है वहां पे। स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन, जो भारत में सबसे ज्यादा हड़प्पा के स्थल कहां खोजे गए हैं? तो गुजरात में। गुजरात में ज्यादा खोजे गए हैं। सबसे बड़ा स्थल हरियाणा के राखीगढ़ी हिसार, 7 टिल्ले। अब कौन सी फसल से हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? कौन सी फसल वो खाते नहीं थे? जौ के साग से हमारे राखीगढ़ी से मिले हैं, खाते थे वो। दालों के भी मिले हैं, गेहूं के। जो आज सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा है आपका चावल, जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। वो ये खाद्यान्न के प्रयोग में नहीं करते थे। अब 2 कथन है, इनमें से कौन सा गलत है कौन सा सही आपको बताना है। हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं। ऐसा नहीं कि हड़प्पा के लोग आज भी देखने को मिलते हैं। हड़प्पा के लोग मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे चीन के हैं जिनकी आंखें छोटी होती हैं तो हम उन्हें चीनी बोल देते हैं, उसी तरह हड़प्पा के लोग कहाँ देखने को मिलते हैं?
तो ये विलुप्त हो गए हैं। दूसरा, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, मतलब उनके जो साक्ष्य थे वो मिले थे, तो ये भी आपका सही है, दोनों कथन आपके सही हैं इसमें। अब ये आपका सही मिलान मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, दाइमाबाद महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान। हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लोहे की। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु के अवशेष प्राप्त नहीं हुए? शेर के। चहुंदड़ों का उत्खनन निर्देशन, चहुंदड़ो आपका पाकिस्तान में है, उसका ये क्वेश्चन आप छोड़ दो चाहिए, बाकी यूपीएससी का है क्वेश्चन। JH मैक्के, तो बाकी छोड़ेंगे कुछ नहीं। JH मैक्के ने चहुंदड़ो नामक जगह जो कि आपके पाकिस्तान में है। हड़प्पा का एक स्थल कौन सा नहीं है? चहुंदड़ो बिल्कुल है। कोटदीजी है, देसलपुर गुजरात में है, ये भी है। सुहागरा गुजरात का हड़प्पा कालीन जगह नहीं है। तो ये क्वेश्चन है हड़प्पा से। 2 मिनट का आपको लोगों को ब्रेक दिया है। तो एक बात बताऊं आपको कि ये मत सोचो कि शेर गाय या हड़प्पा कालीन ये लोग हमें नहीं समझ आ रहे। आप मत समझो इन चीजों को, आप ये समझो कि हड़प्पा एक सभ्यता थी, जैसे आज हमारा इंडियन कल्चर है, भारतीय कल्चर। अगर हम सर पे छोटे बाल वगैरह, दाढ़ी वगैरह रखते हैं, जैसे मुस्लिम लोग बड़ी दाढ़ी रखते हैं, सिख भी रखते हैं, लेकिन हिंदू ऐसी कुछ अडोप्ट नहीं करता, तो ये हमारा हिंदू कल्चर। इसी तरह एक सभ्यता थी, पूरा कल्चर था, सिंधु घाटी सभ्यता। वो हड़प्पा नामक जगह पे उसके अवशेष मिले, तो उसको हड़प्पा सभ्यता कह दिया। उसका एरिया था 1600 व 1400 किलोमीटर का। उससे रिलेटेड हमने सारी चीजें पढ़ी हैं कि उस टाइम में अगर आज कहें कि यहाँ की मोहरों पे गांधी जी की फोटो मिली है, बिल्कुल मिली। आगे की जनरेशन को चीजें पढ़नी पड़ेंगी। उसी तरह शेर व गाय के नहीं थे। जैसे अगर कल को कोई और जानवर मिले और वो आज के टाइम में हमारे एट प्रेजेंट नहीं है, तो वो ये बोलेंगे कि वहां पे शेर व गाय या फिर उस जानवर की चित्र अंकित नहीं हुआ है। इनमें कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। हड़प्पा की खोज 1921 में, क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे आप अपना? अगर 1 नंबर चाहते हो एक क्वेश्चन से तो याद करके चले जाओ बस। चावल एक खाद्यान्न पदार्थ नहीं था, सिंडन कपास को बोला गया है। पुजारी विद्वान थे, किंग प्रिस्ट मोहनजोदाड़ो का था। JH मैक्के ने चहुंदड़ो की, वो आपके सरे जाता है। सतलुज ये पंजाब की नदी। हड़प्पा को और क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। जो ग्रेट बात है आपका मोहनजोदाड़ो से मिला। इसमें आपको क्या मतलब साइंस लगानी है? अगर आपने 12th की है तो आपने थ्योरी पढ़ी है, बोर्ड्स के एग्जाम चलो अब की बार नहीं हुए, बाकी आप लिख के आते थे रट के, तो वो यही बात है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तब तक मैं रब कर देता हूं, आप अपने अगर कोई छूट गया हो पीछे तो वो लिख लो। तब तक मैं चाहूं तो 10-10 मिनट की वीडियो अपलोड कर दूं, लेकिन मेरे को व्यूज से 1% मतलब नहीं है। मैं ये बोलता कि सब्सक्राइब करो, फलाना करो, दिखड़ा करो। आप लोग पढ़ो, बस अपना सिलेक्शन लेके टेंशन फ्री रहो। और हरियाणा जीके की अनाउंसमेंट, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, अब लास्ट में देखना। सिर्फ हमारा यूट्यूब पे कंटेंट आपको पता ही है। और आप एक चीज से बच जाना, बस एग्जाम क्लियर हो जाएगा आपका। सबसे बुरी बला पीडीएफ्स ने हमें क्या लाचार बना दिया। न तो हम लिख सकते, न ढंग से सुन सकते, इसके भरोसे रह जाते हैं। और पीडीएफ मुझे पता है, प्रिंट आउट निकलवा के एक कोने में पड़ी रहती है। पीडीएफ पे भरोसा मत करो, जो है वो आज है, नोट डाउन कर लो, आगे की टेंशन खत्म, पीछे का सारा काम खत्म। आगे पढ़ना तो सिर्फ रिवाइज, पीडीएफ निकलवानी पड़ेंगी, दिकड़ा फलाना कुछ नहीं। पीडीएफ का नाम भूल जाओ। अब है देखो 2500 से लेके 1750 तक हम आ गए थे। इसे बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, अब हम करेंगे वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति आपकी 1500 से 600 ईसा पूर्व। तो आज हम अब जो क्वेश्चन करेंगे वो वैदिक संस्कृति से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सभी को पता है महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व हुआ, तो सबसे पहले वो आएगा वैदिक संस्कृति में। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। तो अब देखना, कंफ्यूज मत होना, उसका टाइम पीरियड अलग अलग काल भी है उसमें। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल है। देखो वेद थे 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद हमारी पूजा पाठ वगैरह जितने भी ईश्वर की शक्तियां थी। सामवेद में संगीत, अथर्ववेद में जादू टोना।
तो सबसे पहले पूछता है पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल को और क्या कहते हैं, सबसे पहले हम खुद से क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसको पूर्व वैदिक काल, कि वेदों में सबसे पुराना, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। इसने क्वेश्चन पूछा है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया। तो आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो ऋग्वेद का है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि जो महाभारत का युद्ध था वो 900 ईसा पूर्व हुआ, तो वो ऋग्वेद में नहीं हुआ। अब आगे देख लेंगे किस में हुआ है। अब उत्तर वैदिक, पूर्व वैदिक के बाद उत्तर वैदिक का जो काल माना गया है, उत्तर वैदिक इसी में है ये वैदिक काल में। उत्तर वैदिक का माना गया 1000 ईसा से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो हम कह सकते हैं कि महाभारत का युद्ध कब हुआ, उत्तर वैदिक काल में। आप लोगों को सभी बता रहे हैं 900 ईसा पूर्व में भी। अब की बार यह आ जाए कि महाभारत का युद्ध कब हुआ था, कौन से वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। वहां पे 900 ईसा पूर्व रट के जा रहे हो, रटो तो थोड़ा सा वो रटो जिसके पीछे छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रहे, तो आपको नंबर बचा दे। क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। आर्य, जैसे आज है ब्रह्म आपके आर्य समाज मंदिर, तो आपको एक सिंपल ट्रिक याद रख लो कि श्रेष्ठ या कुलीन लोग। आर्य मतलब वो आर्यंस हैं, तो आप श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ का मतलब है आर्य। अब आपका प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो आपको हरियाणा में बताया गया कि जॉन विलर सर मार्शल ने यह स्टेटमेंट दी थी कि आर्यंस नदियों के किनारे थे, बह गए, फलाना दिखड़ा। तो आर्यंस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। वे घुड़सवारी किया करते थे, बिल्कुल घोड़े पे अपने वो सामान लेके जाते थे, अपना बसेरा जगह जगह करते थे। संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल बोलने वाले थे। झुंडों में भारत में पहुंचे, अलग अलग झुंड आए थे उनके, 1000 10-10 हजार लोग आए थे आर्यंस। तो मुख्यतः नगरों में निवास, वो तो कहीं भी अपना डेरा डाल देते थे, तो नगरों में निवास नहीं करते थे। इस टाइप से क्वेश्चन। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जवाब सबको है, तंबाकू। सभी को पता है, उस टाइम किसी को ये नहीं पता तंबाकू कहाँ है। बाकी तंबाकू का रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा आंध्र प्रदेश। एग्रीकल्चर की क्लास वह हरियाणा जीके के लिए बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट है, लास्ट तक देखना। तो वैदिक काल के लोगों को, जो ये 1500 से 600 ईसा पूर्व के लोगों को किसका ज्ञान नहीं था, तंबाकू का। उत्तर वैदिक काल में जो ये आपकी वैद विरोधी या फिर ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। जो इनके विरोधी थे, श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण, जो इसमें गणित यूज होता था, वैदिक में गणित, मैथमेटिक्स, उसका जो महत्वपूर्ण अंग, तो जैसे फॉर्मूला बिना कुछ नहीं हो सकता, उसी तरह सुलभ सूत्र। ऑप्शन आपके शतपथ ब्राह्मण, ये आपका ऋग्वेद से संबंधित है। एक सेकंड, नहीं ये आपका वेदों से ही संबंधित है। बाकी अथर्ववेद ये तो वेदों के अंग हैं। उपनिषद ये भी नहीं, आपका सुलभ सूत्र आएगा, सुलभ सूत्र। गणित का नाम आ गया तो आप बस ट्रिक लगा लेना सूत्र से। वेदों की संख्या शुरू में बताई थी, 4 हैं वेद। सबसे पुराना आपका ऋग्वेद। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रिय या वेद त्रिय। आप एक काम करो, यजुर जो अथर्ववेद है उसे छोड़ के, अथर्ववेद में क्या था, जादू टोना था, उसको एक बार नेगलेक्ट कर दो, उसमें आपका वशीकरण वगैरह सारा था। तो बाकी जो बच गए ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद, इसको क्या बोलते हैं, वैदयत्री। मतलब इसको छोड़ दो, इन तीनों को क्या बोलते हैं, वैदयत्री। देखो इतने क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हो तो उसमें से आपको थोड़ा बहुत दिमाग में जरूर जाएगा, और क्वेश्चन आपके 100% होंगे। अगर आपके पास ये बुक है तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है नेशनल जीके को लेके। अब क्वेश्चन नंबर आपका किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की सूचना दी है। प्राचीन संस्कृति सबसे पुराना, प्राचीनतम ऋग्वेद। सही क्रमानुसार सबसे पहले वेद आए, फिर वेदों को पढ़ने के लिए ब्राह्मण आए, फिर उन्होंने आरण्यक व उपनिषद चलाए। तो ये सब
इसी सीक्वेंस में आएंगे। भारत में राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, जो सत्यमेव जयते है गांधी जी का, उसका किस उपनिषद से संबंध है? मुंडक उपनिषद। जैसे देखो उपनिषद वगैरह ये होते हैं, जैसे इसको फर्दर 2-3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इसको जैसे कृष्ण, मैत्रेयणी, ये सारा इस तरह से इनको जो उपनिषद थे उसके मुंडक उपनिषद में क्या था? सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते हमें याद रखना चाहिए, वैसे भी सत्यमेव जयते। तो आपका आंसर है मुंडक। अब की बार ये पूछ ले सत्यमेव जयते का संबंध किससे है? बस मुंडक नाम आ जाए तो मुंडक से संबंध है। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय, आर्य सिरसा में पशुपालन वगैरह। आर्यंस हरियाणा में भी थे, याद रखना, कबीले वगैरह। संगीत, संगीत हुआ था हमारा सामवेद, स से संगीत, स से सामवेद। जादू टोना अथर्ववेद। भारतीय जो संगीत का आदि ग्रंथ, तो संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि मनुस्मृति, आपका मनु। चाणक्य तो विष्णुगुप्त थे, चंद्रगुप्त आपके गुप्त साम्राज्य के, आपके मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ, कृष्ण भक्ति के लिए अगर आप कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, सबसे पवित्र या फिर सबसे जो प्रधान, सबसे पहले जिसे प्रायोरिटी दी जाएगी, श्रीमद् भागवत गीता। मैं गीता पे हाथ रख के जो कहूंगा सच कहूंगा, उससे याद रखना, सबसे प्रधान, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी गीता की है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। संपत्ति क्या है? गोधन। गोधन आपके पास है तो आपके पास सारी संपत्ति है। गाय को क्या बोला गया है ऋग्वेद में? कमेंट सेक्शन में बताओ। ऋग्वेद में गाय को बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, अब की बार भी आएगा। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार? 10वें मंडल में। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं ये पूछ लेगा, 10 मंडल है। आपका गायत्री मंत्र का संबंध किस मंडल से है? नहीं, किस वेद से है? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र किसने लिखा? विश्वामित्र ने। तो ये क्वेश्चन जैसे रामचरित मानस है, तुलसीदास ने लिखा था, क्या कॉन्सेप्ट लगा? उसी तरह गायत्री जो मंत्र है उसको विश्वामित्र ने। अब है पुराणों की संख्या, 18 पुराण है। सबसे पुराना मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण, आपका भागवत भी एक पुराण है, तो मत्स्य पुराण व पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? प्रकृति। वैदिक जो थी हमारी, इसमें किसको भगवान माना गया है? प्रकृति को। इसमें हमें क्या है? मूर्तियां मिली, लेकिन ये नहीं बताएगा किसको वो माना गया है। इसमें प्रकृति को माना गया देवता, इसमें देवता की जानकारी नहीं, बस मूर्तियां मिल गई, उनकी पूजा पाठ वो करते थे, आद्य शिव की वो आराधना करते थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द, पुरंदर जो लास्ट में दर है, इंद्र, पुरंदर इंद्र, ये आप याद रखना। सुलभ सूत्र जिसका महत्वपूर्ण किसमें है? गणित में। किस पुस्तक से संबंधित है? तो ज्यामिति नाम की पुस्तक जो कि गणित से संबंधित है, तो उसके लिए आपका संबंध है इसका, ज्यामिति का संबंध। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित? अब है अस्तोमा सदगम्य तम सोमा ज्योतिर्गम्य, कहां से लिया गया है? उपनिषद। ये सब क्या? हमारे उपनिषद। आर्यन भारत से आए, सर्वप्रथम बसे थे आर्यंस। देखो कहां बसेगा कोई भी लोग, आपको मैं ये बोल दूं, आप यहां से चले जाओ और किसी जगह रह लो, तो आप किस जगह रहोगे? जहां पे अच्छी मिट्टी हो, अच्छा पानी हो, अच्छा वहां का वातावरण हो, वहां की जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो। तो भारत में सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है राज्य? वैसे तो देखो अपने हरियाणा जैसी बात कहीं नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जस्ट आपका 22.22 क्विंटल गेहूं की पैदावार देखी गई थी पंजाब में बहुत साल पहले, ठीक है। तो यहाँ की जो मिट्टी है उसकी उत्पादकता बहुत ज्यादा है। वही गेहूं अगर आप यूपी में उगाओगे तो 10-15 क्विंटल उगेगा। तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? पंजाब में। मैं कहूँ कहाँ की नौकरी लगोगे, राजस्थान की या हरियाणा की? तो आपको पता है सैलरी में कितना डिफरेंस है, तो आपका हरियाणा में।
उसी तरह पंजाब में आए थे आर्यंस, तो इससे आप याद रखना आर्यंस कहाँ आए थे सबसे पहले भारत में आर्यंस का आगमन, तो आर्यन का आगमन पूछे पंजाब। ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो ऋग्वेद को पढ़ेंगे उन्हें क्या कहेंगे? होत्र, ऋग्वेद होत्र। आपका अगर यजुर्वेद को पढ़ेंगे तो आपको क्या कहेंगे? अध्रव्यु, अध्रव्यु, अध्रव्यु अगर आप पढ़ोगे तो आप कहोगे आपने यजुर्वेद पढ़ लिया। आपका जो संगीत का सामवेद था उसे अगर पढ़ोगे तो उद्गाता बोला जाएगा आपको, उद्गाता। आपको बता देंगे, एक सेकंड रुक जाओ, कंफ्यूजन हो। अथर्ववेद को पढ़ोगे तो ब्रह्मा कहेंगे, अथर्ववेद को पढ़ोगे तो। देखो आपने साइंस कर ली, उसमें आपने फिर बीएससी नॉन मेडिकल करके एमएससी मैथमेटिक्स पीएचडी कर ली, तो आपको मैथमेटिशियन बोला जाएगा। तो उसी तरह ऋग्वेद को पढ़ा तो होत्र बोला जाएगा, यजुर्वेद को पढ़ा तो अध्रव्यु, सामवेद को पढ़ा तो उद्गता, आपका अथर्ववेद जो आपका था ब्रह्मा, ब्रह्मा, अथर्ववेद आपका, यजुर्वेद, सामवेद। सोम को समर्पित मंडल आपका नौवां मंडल। अब आता है प्रसिद्ध 10 राज्य का जो युद्ध था, आपने पढ़ा इंडिया जीके में, वो कौन सी नदी के तट पर हुआ था? पुरुषणी नदी, जिसे नर्मदा नदी भी कह देते हो। पुरुषणी नदी यहाँ का राइट आंसर है। एक कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि क्या छोड़ना है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है ब्राह्मण युग। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल आलिया जो ब्राह्मण युग था 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। महाभारत का युद्ध कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व आपका ब्राह्मण युग। अब धर्मशास्त्रों में आपका टैक्स कितना लगता था? जो धर्म के साथ जो उस टाइम भी टैक्स लगता था 1/6, किसके टाइम में लगता था? हर्ष के समय। हर्ष का टाइम पीरियड क्या था आपका? 590 से लेके 647। हर्षवर्धन। जब सोचोगे हमने यहाँ पे हर्षवर्धन क्यों नहीं करवाया, हम पहले इतिहास देख रहे हैं, मतलब इतिहास पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा बेसिक्स क्या था। तो आपका हर्षवर्धन भी आएगा, अकबर भी आएगा, आपके मराठा भी आएंगे, सिख धर्म भी आएगा, इस्लाम धर्म भी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इसमें जो क्वेश्चन है उसको नहीं छोड़ेंगे बस। किस काल में अछूत क्या उदाहरणा? तो देखो अछूत, कोई अछूत है या नहीं है, कौन आदमी ज्यादा करेगा? जो धर्म को ज्यादा मानता है। अगर मैं हिंदुत्व करूंगा तो मेरे में अछूत वगैरह की ज्यादा देखने को मिलेंगी ये बातें। तो धर्म शास्त्र के काल में अछूत की उदाहरणा कब स्पष्ट से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। 34 सही है हमारा। एशिया माइनर में स्थित मोजाकोई का महत्व किस लिए है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिला था। गायत्री मंत्र के रचयिता है जो आपके विश्वामित्र ने लिखा था गायत्री मंत्र। न्याय दर्शन के प्रचारित किया था न्याय दर्शन को तो गौतम ऋषि, तो गौतम ने आपका न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। भारत में निष्क से नाम से जाने वाला, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण को क्या कहते थे? सोने के जो हमारे ज्वेलरी वगैरह थे उसको क्या कहते थे? निष्क। योग दर्शन के प्रतिपादक, योग गुरु, विश्व का योग गुरु पतंजलि। पतंजलि की वजह से इधर जो आपके रामदेव जी उन्होंने पतंजलि नाम का अपना ब्रांड रखा है। तो पतंजलि, पतंजलि की कौन सी पुस्तक थी? महाभाष्य। संस्कृत की क्या थी वो? पहली संस्कृत व्याकरण की। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन के आधार पे। अब देखना ऋग्वेद में क्या किया जाता था? प्रार्थनाएं की जाती थी ऋग्वेद में। आपके यजुर्वेद में कर्मकांड, सामवेद में संगीत, अथर्ववेद तंत्र मंत्र वशीकरण अपना पराय, ये सब अथर्ववेद है। अथर्ववेद को सबसे पुराना वेद नहीं, जो बाद का वेद कंसीडर किया जाता है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी हमने पहले पढ़ा था सिंधु घाटी, सिंधु घाटी, सिंधु नदी। तो जो वैदिक काल से जस्ट पहले 1500 से हम अगर 1000 तक आ रहे हैं तो 2500 से पहले जो सिंधु नदी बोल रहे थे उसका ही जिक्र सबसे ज्यादा है।
उपनिषद काल में राजा अशोपति कहाँ के शासक थे? केकय के। अध्यात्म ज्ञान के विशेष में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिला? कठोपनिषद। आपको एक दिन ये उपनिषद करवा देंगे, अभी आपको ये समझ नहीं आ रहे। वैदिक नदी कुंभा, कुंभा जो काबुल में है वो कहाँ है? तो आप ये याद रखो, कुंभा अफगानिस्तान में है। देखते हैं अफगानिस्तान, नोट कर देना। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन। कपिल मुनि हमारा हरियाणा में कपिस्थल कैथल, उनके पिता जो आपके कृदम ऋषि, उनका संबंध हंस एडर जींद। भारत में किस स्थल की खुदाई के लिए लोहे का कहां से साक्ष्य मिला? हड़प्पा में नहीं मिला, आपका उत्तर वैदिक काल या फिर इसके बाद जो अंतरजी खेड़ा नामक जगह है, अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में। किसका संकलन आपका ऋग्वेद पे आधारित है? तो ऋग्वेद पे आधारित है। ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद आएगा? सामवेद। जैसे आपको बताऊं कि ब्रीडर सीड, मतलब अगर जो अपन बीज बनाते हैं तो उसमें पहली स्टेज होती है ब्रीडर सीड, उससे पहले होती है न्यूक्लियस सीड, इसके बाद आ गई सर्टिफाइड व फाउंडेशन सीड। तो इनकी आधारशिला कौन सी हुई? ये हुई इनकी आधारशिला ये। तो सबसे पहले जो वेद था सामवेद से पहले कौन सा था? आपका ऋग्वेद। वहीं से उसका संकलन, वेदों का संकलन किसने किया? महर्षि वेद व्यास ने वेदों का संकलन। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा? सांख्य। भारतीय आरंभ धारा जो थी सांख्य। अब इन वेदों के जो उपनाम देखना आप। इससे पहले ये है वैदसकारी कौन थे? दस्तकारी, जो आर्यन द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई। आर्यंस लेके आए थे मृदबांड, आज भी मिलते हैं। आभूषण आज भी हमें मिलते हैं। बढ़ईगिरी आज भी मिलते, लेकिन लोहार जिसे हम लोहागिरी बोलते हैं या फिर लोहारगिरी, उसके साक्ष्य हमें नहीं मिले। तो आर्यंस का इनसे कोई संबंध नहीं है। अब जो उपनाम इनके, आयुर्वेद को और क्या कहते हैं? आयुर्वेद का वेद ऋग्वेद, धनुर्वेद यजुर्वेद, गंधर्व वेद सामवेद का, अर्थशास्त्र अथर्ववेद। मतलब उपनाम जैसे आप पढ़ते हो पाणिनि को, नहीं जो पाणिपत है वो पाणप्रस्थ, तो उपनाम उनसे पहले वाले नाम का बहुत ज्यादा रोल रहता है, उनसे ही मिलते जुलते नाम होते हैं। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वस मंडल या फिर गोत्र मंडल, दूसरे व सातवें मंडल को, दूसरे व सातवें मंडल को गोत्र मंडल कहा गया? किस वेद में जादुई कहां हुई थी आपकी? जादू टोना अथर्ववेद। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य पहले बताया था, श्रेष्ठ या फिर कुलीन। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए जल्दी कर रहे हैं हम। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से, ये याद इंपॉर्टेंट कंसिडर कर लेना। आर्यंस कहां से आए थे? मध्य एशिया। आपको मिलेंगी इस टाइप से पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया से, यूरोप से, मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद असंत गद्य रूप से रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति 2 पुत्रियां थी, उनका उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद। ब्राह्मण द्वारा सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण आप नाम रट लो, आपका क्वेश्चन ठीक करा देगा। ब्राह्मण में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पूछे शतपथ ब्राह्मण, जैसे आपका कैथल में तित्रम था, जहां पे तित्रम गांव में तैत्रीय जो उपनिषद वगैरह थे उनकी रचना की गई थी। तो उसी में शतपथ ब्राह्मण जी की जो कैटेगरी थी वो सबसे प्राचीन है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध। तो महाभारत में गोत्र थे, याद रखना, ये महाभारत कालीन टाइम। जैसे आपका क्षत्रिय अलग अलग कैटेगरी, वैश्य, वो आपके ब्राह्मण, शूद्र, ये टाइप से। अब देखते हैं अनुलोम विलोम जो आप करते हो, तो इसी में पूछा है अनुलोम विवाह का अर्थ। अनुलोम मतलब उच्च वर्ग का जो पुरुष है और निम्न वर्ग की, मतलब लड़का जनरल का, लड़की एससी की। इसी तरह प्रतिलोम लड़की जनरल की, लड़का एससी का। तो इस टाइप से आप याद रखा। अनुलोम लड़का उच्च श्रेणी का,
अनुलोम में लड़की निम्न श्रेणी की, प्रतिलोम में लड़का निम्न श्रेणी का, लड़की उच्च श्रेणी की। यव का अर्थ क्या है वैदिक काल में? तो जो इसका अर्थ है। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्ववेद में जादू टोना करते थे, तो उस अथर्व का क्या मतलब है? अथर्व का मतलब है पवित्र जादू। तो ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं अथर्व का। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि की अष्टाध्यायी थी पतंजलि की महाभाष्य। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? सबसे प्राचीनतम आपकी मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? आदि काव्य आपकी गीता, महाभारत, भागवत पुराण या फिर रामायण? तो रामायण इसका राइट आंसर है। आदि प्राचीनतम पुराण बताया था मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या 18। कोई अगर दोबारा बोलनी हो चीज में बोल रहा हूं आपके दिमाग में, दो जगह लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जल्दी लिख लो, आपको याद पक्का होगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे मानते थे? सरस्वती नदी को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल। जैसे आज हम बोलते हैं कि हमारे कुल देवता, तो उसकी छोटी इकाई कुल। अब पूछता है ऋग्वेद में 250 स्तुकों की रचना किसके लिए की गई थी? अग्नि के लिए। 4 वेदों को, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को क्या कहा गया है? जय संहिता। तो इस जय संहिता में जो आपकी सुरा या पांसा के साथ 3 बुराइयों में शामिल है, जो आपका मनुष्य को शराब, जुआ व स्त्री को, तीनों को एक पुरुष का दोष बताया गया है। तो उसको बताया गया है मैत्रिणी संहिता में। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन साथ साथ चलो हम क्वेश्चन वाइज करें। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान था? तो प्रजापति देव। संस्कार कितने थे हमारे? सारे 16 संस्कार। तो हमारा लास्ट पेज बचा है। अब ये 2-3 आपके जो सही मिलान है छोड़ रहे हैं यहाँ पे, इनका कोई रोल नहीं है। ज्यादातर बड़े बड़े क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण आपके कौन कौन से हैं? देव ऋण, देवताओं का जो ऋण है। पितृ ऋण, जो आपके पितृ का ऋण, या फिर ऋषि ऋण, जो आपके मुनि ऋषियों का। तो मातृ ऋण, माता का ऋण कोई ऋण नहीं माना जाता इसमें। तो माता का प्रेम भी आप लोगों को पता ही है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर जो बिना लोभ का जो प्रेम है माता का है। वैदिक काल में जो संबंधित मृद भांड थे वह कौन से संस्कृति के थे? गेरुवणी। ये छोड़ो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 95, मोस्ट इंपोर्टेंट, कंसीडर कर लो इसे। हरियाणा प्रांत में, जो नेशनल लेवल पे पूछ रहा है, हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसर मृद भांड है किस स्थान पर जो हाल ही में उत्खननों में मिला है? इसका मतलब है कि जो नवीनतम अभी उसकी खुदाई हुई है थोड़े दिन पहले, आपके ज्यादा साल नहीं, 15-20 साल हुए हैं बस। तो वो आपका भगवानपुरा कहाँ है? भगवानपुर कुरुक्षेत्र में। भगवानपुर व दौलतपुर। तो इसमें आपका सारे ऑप्शन देखना, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, भगवानपुर, आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर आप वैसे ही नेगलेक्ट कर सकते थे, हस्तिनापुर भी नहीं है, भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। अब मैंने पूछा था गाय के लिए शब्द अधन्य, ये क्वेश्चन आ गया आगे। फिर अधन्य शब्द का मतलब था गाय। गाय का किससे जानकारी नहीं थी हमारी हड़प्पा कालीन लोगों को। ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक सभ्यता को ऋतस्य गोप कहा गया है? वरुण। अब देखना, 3 कर्मों में 3 लोगों को माफ करने के लिए 3 कदमों में किसने नापा था? आपका विष्णु जी ने। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति सबसे जो प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। गायत्री मंत्र की रचना फिर से आ गई विश्वामित्र ने। ऋग्वेद में समानता है अवेस्ता और ऋग्वेद में। अवेस्ता किस क्षेत्र में पाया जाता है? ईरान में, अवेस्ता नामक। अब देखना फिर से आ गया, ऋग्वेदिक आर्यों की लक्षण विशेषता नहीं है।
वे अश्व, रथों और कांसे के उपयोग से परिचित थे, बिल्कुल थे। गाय से परिचित थे, अधन्य कहा गया गाय को ऋग्वेद में। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल से परिचित थे, बिल्कुल थे। लोहे से परिचित नहीं थे, हमारे लोहे से परिचित कौन नहीं थे? हड़प्पा कालीन भी और आपके ऋग्वेदिक काल के आर्यंस। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ साथ आर्यों का संबंध सूचक है? कुंभावक, करमू। आर्यों के अंटार्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने किया था? बीजी तिलक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बीजी तिलक ने आर्यों का होम ट्रैक, बीजी तिलक। अब सिर्फ आपके 4-5 क्वेश्चन बचे हैं। ऋग्वेद में सूक्त है, देखो ऋग्वेद में मंडल हैं 10, सूक्त कितने हैं? इसमें 28 ऐड कर दो, 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म, पूर्व जो शुरू में पढ़ा था 1500 से 2000 में पूर्व वैदिक काल पढ़ा था, तो उसमें क्या था? प्रकृति को भगवान माना गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय परमाणुवाद का जनक? परमाणुवाद का जनक है महर्षि कुणाद या फिर कणाद। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदय माधव से संबंधित ऋषि गौतम। 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो सूर्य सूक्त। सूर्य सूक्त विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। सतसहस्त्री संहिता किसको बोलते हैं? सतसहस्त्री। चारों वेदों को जय संहिता बोलते हैं, महाभारत को संहिता भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा इसने सतसहस्त्री, तो सतसहस्त्री आपका महाभारत। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने कर लिया आज 170 से 180 के अराउंड क्वेश्चंस हैं, मे भी 175 भी हो सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस हमने, आप लोग जो थक गए हो वो ये बताता है कि आपने 300 से ज्यादा क्वेश्चन कर लिए। अब आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। आपने ये देख लिया कितना फास्ट पढ़ा सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी पढ़ा सकते हैं। कॉन्सेप्ट में टाइम लगेगा, एक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो कम से कम 15-20 मिनट, और 15 मिनट में हम क्वेश्चंस करें 30 से 40। आप नोट डाउन कर लेना, आपका पूरा जो बाइंडिंग का रजिस्टर है फुल हो जाएगा। और आप, मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपने लिख सकते हो तो एग्जाम 6 दिन पहले से पूरा रिवाइज भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम आपको अगर 7 का एग्जाम है तो 6 तक क्वेश्चंस करवा रहे हैं, नहीं, आपका 1-2 तक क्वेश्चन सारे कर लेंगे, बस जितने भी होंगे हमसे। अब देखो, हरियाणा जीके के लिए एक बच्चे का सवाल था कि आपकी कोई बुक है क्या? देखो मैं बताऊं आपको, जब मेरा मेनली यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का जो मेन मकसद था, उस पर सेपरेट वीडियो बना दिया। बाकी मेरा था, जैसे आज कहते हैं हम कहीं भी जाते हैं, भाई फलाना काम है, तो दुकान वाला है, फिर कोई बोलता साइट नहीं चल रही। गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाते हैं, साइट नहीं चल रही। बैंक में जाते हैं, सर्वर डाउन है। तो साइट से पढ़ना मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ खुद को, मैं आपको नहीं कह रहा ये। तो आपका क्या है, जैसे हरियाणा में प्रति व्यक्ति जो दूध की अवेलेबिलिटी, दूध उपलब्ध 1063 ग्राम है। अब आपके जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आपकी बुक्स में है 1042। पंजाब का 1084 बिल्कुल सही है। लेकिन आपके ऑप्शन हो गए 3, एक ऑप्शन डाल दिया 1100, 1000 नहीं, ये 1100 से ऊपर ही कर देते हैं, 1142। तो आपका अगर क्वेश्चन आ गया कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है, सभी बच्चे ये कर देंगे। और जो आपका क्वेश्चन, जो आंसर, जो आपकी आंसर की आएगी, उसमें ये क्वेश्चन, ये आंसर सही माना जाएगा। फिर आप लोग बोलोगे एचएसएससी की गलती है। ये गलती एचएसएससी की नहीं है। ये आपको जो ये पढ़ाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। ये आपकी थी, लेकिन ये अब कितनी है, 1063 है। जो हरियाणा का एनिमल एंड डेयरिंग जो डिपार्टमेंट है, जो आपका पशुपालन विभाग है, वो ये सारा डाटा कि हरियाणा का
टोटल मिल्क प्रोडक्शन, कुल दूध की उत्पादन वो निकाल देते हैं। फिर उसको डिवाइड कर देते हैं आपके 2,53,51,462 लोगों के साथ, जैसे आपको कितना भी दूध हो। फिर उसमें जो निकला है अब 1063, तो ये क्वेश्चन आपको गलत करवा देंगे आपके बुक्स। तो इसके लिए हम आपको ये बोलते हैं कि जो पढ़ो वो ऑथेंटिक पढ़ो, उसका क्रॉस चेक जरूर करो। हर जगह आपको ये मिलेगा तो आप इस पे आंख बंद करके विश्वास कर ले, और 90% बच्चों का ये क्वेश्चन गलत होगा। और सही पता किसका होगा? जिसने आज तक पढ़ा नहीं, वो सिर्फ अगर तुक्का लगाएगा तो उसका ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो मेक श्योर आप जो पढ़ रहे हो वो सही पढ़ो। तो अब इसके लिए आपकी जो अनाउंसमेंट हम करेंगे कि जैसे ही आपको 15 दिन जिस दिन एग्जाम के रहे, मान लो 26-27 तारीख आज है, उस दिन से हरियाणा जीके, नेशनल जीके को छोड़ देंगे। फिर इसको सिर्फ आप रिवाइज करना, क्योंकि इसका कोई और नहीं आगे, क्योंकि हमारे 25 नंबर वही दिलाएगी हरियाणा जीके। और हम अभी फ्री नहीं बैठे, 4 दिन रहे हैं, तो आपके लिए मोर देन 1500 क्वेश्चन, 1500 से ज्यादा क्वेश्चन लिखे हैं। इसमें आपके 100 जो प्रीवियस ईयर्स, मतलब 100 क्वेश्चन पेपर हैं आपके, उसमें आपका ये क्वेश्चन बेसिक टू बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा। और हाल ही का लास्ट एग्जाम प्राचीन गुबंद जो पूछा गया था, इसलिए हम अभी नहीं करवा रहे, क्योंकि अभी सब करवा रहे हैं, भेड़ चाल वाला काम हो जाएगा। हम करवाएंगे, आपके एग्जाम है 16 जुलाई से HSSC के 26-27 तक चलेंगे। जैसे ही ये एग्जाम खत्म हुए, इन एग्जाम को भी उठा लेंगे और इसमें डाल देंगे, तो 110 क्वेश्चन पेपर हो गए हमारे। पर डे हम 200 से 300 क्वेश्चन करेंगे। और मैं गारंटी लेता हूं, जो बच्चे आज थके हैं वो हरियाणा जीके में नहीं थके, क्योंकि हरियाणा जीके हमारा कोर सब्जेक्ट है। 200-300 क्वेश्चन आप ऐसे कर लोगे चुटकियों में, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मैं भी जल्दी करवा दूंगा आपको। तो हम 3-4 तारीख तक ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद आपको करंट अफेयर 4 या 5 तारीख को करंट अफेयर मिलेगी। 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, पक्की 2 भी ना है, क्या पता। करंट अफेयर करके उसके बाद हम कुछ एक आपके ऑफिशियल सोर्सेज के डाटाज हैं, जैसे कोई साइट में अपडेशन होना है, HSSC ये चाहती है कि उनके पेपर लीक ना हो, तो पहले सिर्फ 6-7 दिन पहले एडमिट कार्ड निकालेगी और क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नए क्वेश्चन डालने की कोशिश करेगी। तो वो ऑफिशियल डाटा कुछ एक तो हमने कर लिए, कुछ एक करण कौशिक सर की बुक में भी आप देख लेना। कई बच्चे गालियाँ निकालते बिना काम की, कि मैंने बस बुक का रिव्यू दिया था कि बुक कैसी है, बाकी उसमें जो क्वेश्चन देखोगे आपको किसी बुक में वो क्वेश्चन नहीं मिलते। किसी वाली की जो पहाड़ियाँ हैं, जो मारकंडा नदी निकलती है, वो मेनली कौन सी पहाड़ी से धरती दर पहाड़ी, ये आपको नेशनल लेवल की बुक बताती है, बाकी ये किताबें नहीं बताती हरियाणा वाली। तो इसी तरह हम साइट से पढ़ते हैं। और आप लोग बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, बिल्कुल भी हरियाणा जीके का नंबर नहीं कटने देंगे एक भी। हम बोल रहे हैं तो हम कुछ कर रहे हैं और आपको दिखा देंगे। अब रहता है आपके 2 सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर आपको मैं कराऊंगा बस 2-3 दिन बाद। अभी मैं आपके लिए वो सारे फैक्ट निकाल रहा हूं जो HSSC पूछ रही है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में मेरी डिग्री है, चाहे अभी पूछ लो सब कुछ जो HSSC पूछती है उसका आंसर दे देंगे भाई। ये नहीं कहते कि UPSC वाली एग्रीकल्चर कर देंगे। फिर आपका कंप्यूटर आप खुद पढ़ो कहीं से भी, बाकी आपका 25 नंबर हरियाणा जीके, 15 नंबर इंडिया जीके और 6 नंबर की आएगी, तो 45 to 50 मार्क्स हम कवर करेंगे एक चैनल से, सिर्फ यूट्यूब पे। और आप विश्वास रखो, क्योंकि एक बच्चा जो सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ता है, एक आध टीचर को फॉलो करके वो सिलेक्शन ले जाता है। जो बच्चा हर जगह घूमता है वो लास्ट में कुछ भी नहीं, वो सिर्फ कंफ्यूजन ले पाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना। तो आज की जो हमारी क्वेश्चंस की सीरीज थी आपकी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कोई भी क्वेरी हो आपकी, अगर कुछ स्लिप ऑफ टंग बोल दिया हुआ है गलती से, तो आप मेंशन कर देना, उसे ठीक कर लेंगे हम अगले वीडियो में वो क्वेश्चन और फिर से बता देंगे। और इसी स्पीड से चलेंगे, बस स्पीड के मामले में आप खुद कॉम्प्रोमाइज कर लेना, क्योंकि आपका टाइम 4-4 घंटे मैं अगर इंडिया जीके ने वेस्ट कर दी तो हरियाणा जीके, कंप्यूटर, ये सब आप कब पढ़ोगे। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।